हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री की आईएएस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं आज एक नई लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि पॉलिटी एंड आईआर से रिलेटेड है। तो ये भी 1979 से स्टार्ट होगा और मे बी 2015 और मे बी अप टू 2020 और जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक का मैं कवर करूँगा। And not only for the polity but geography, environment, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो भी प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे का मैं कवर करूँगा। ओके, तो आज का मैं पॉलिटी एंड आईआर करूँगा जो कि हमारा आईएएस का एग्ज़ाम है 1979 के क्वेश्चन हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Which of the following has not declared itself as Islamic State, Islamic Republic? Okay, so its answer is actually Saudi Arabia. Okay, so this Pakistan, Iran, Algeria, they have declared own self as a Islamic Republic, but Saudi Arabia is not a Islamic Republic. Fine. Question. देखिए क्या बोल रहा है। China attacked Vietnam because of armed provocation and the encroachment against the Chinese territory on Vietnam alliance with USSR of Vietnam involvement in Kampuchea जो भी Islamic dispute. Okay, so let's see the answer is C of Vietnam involved in the Kampuchea. Okay, so this is the reason of China attack Vietnam because of. Okay, let's see next question. So next question is liberty, equality and fraternity. This inspired was derived from. ओके, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो हिस्ट्री का भी हो सकता है एंड पॉलिटी का भी हो सकता है। ओके, तो चूँकि ये अगर आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आती है। ओके, बट एक्चुअली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों टर्म कहाँ से आए थे, तो इसका इट्स अ फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, तो जब हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। ओके, if you read the French revolutions you will come to know these three terms. Now next question is Panchayati Raj as introduced in 1959 operates at. Okay, आंसर होगा डी, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए पंचायती राज से ही समझ में आ रहा है कि ना पंचायत जो लोग भी विलेज से होते हैं, इवन शहर में भी स्पेशली इन विलेज पंचायत होता है। ओके, सो इट हैज थ्री लेवल्स एक्चुअली, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इफ यू रीड द पंचायती राज यू विल कम टू नो। ओके, एंड ये देखिए पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप इसको एक बार जरूर से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, उसी साल में दो बार आया है। पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम्ड ओके टू इंक्रीज agriculture production, to ensure rural development, or to work the upliftment of horizon, to produce in the people of each area in intensive and continuous interest in the community development program. Okay, answer is D. Okay, it is nothing related to agriculture production. It is nothing related to ensure rural development. Okay, it's nothing related to upliftment of horizons. Okay, its answer is next question is the case of dispute in presidential election is referred to. Okay, इसका आंसर एक्चुअली में डी होगा। इसमें से कुछ भी कोई भी सॉरी वन सेकंड या इट्स एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट, और मैं कुछ और सोच रहा था। सॉरी फॉर द आंसर। ओके, द कीज ऑफ डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रिफर टू। ओके, अगर कोई भी डिस्प्यूट प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है तो इसका डिस्प्यूट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। ओके, इलेक्शन कमिश्नर से कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट
से भी कोई मतलब नहीं है. ओके, सॉरी फॉर माई मिस्टेक. Next question is, which of the following state in India has no legislative council? Okay, so देखिए ये क्वेश्चन है 1979 का. ओके, बट अभी रिसेंट में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का केस. तो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, इसका आंसर सी होगा. ओके, ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी सी हैज़ लॉस हर इलेक्शन फ्रॉम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव, जहाँ से भी वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था. आई डोंट रिमेंबर द फ्रॉम वेयर सी हैज़ फॉर द इलेक्शन, बट सी हैज़ लॉस्ट विद बीजेपी कैंडिडेट. बट स्टिल वो 6 मंथ के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी, क्योंकि उनकी पार्टी मेजोरिटी में आई थी. हारने के बाद भी वो बनी थी. उसका रीज़न ये है कि 6 मंथ, इवन तो कोई भी बंदा अगर हार जाता है, या जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका मेंबर नहीं है, तो भी 6 मंथ के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है. बट आफ्टर 6 मंथ ही हैज़ टू कम एज अ मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव. ओके, बट यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है. ओके, तो अगर आप, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, इसको एक्चुअली अपर हाउस बोलते हैं. जैसे कि हमारे तमिलनाडु में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, ओके, तेलंगाना में है, इवन हमारे आंध्र प्रदेश में है. ओके, इससे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो वहाँ पे भी होता था, बट वो चूँकि यूनियन टेरिटरी हो गया तो वो चीज़ डिसॉल्व हो गई. ओके, तो वेस्ट बंगाल जो है, अब जैसे देखिए महाराष्ट्र का भी केस हुआ था, वहाँ पे जो शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर थे, वो विधायक नहीं थे, बट उनको महाराष्ट्र जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो गवर्नर थे वहाँ के, उन्होंने नॉमिनेट करके चीफ मिनिस्टर बनाया था. ओके, तो दिस इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी का भी मेंबर बनना होता, आइदर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और आइदर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, तो ये आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़िएगा. एनीवे मैंने बता दिया कि किस किस स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट इवन इफ यू डोंट नो, प्लीज go through the book or just type on Google in which state there is legislative council. If you are from Uttar Pradesh, like I am from UP, so there is legislative council. Okay, in UP also it is there. Fine. So now next question: which of the following territory is not absolute independent? Okay, yeah, answer होगा ए हांगकांग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज नॉट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट. देखिए सिंगापुर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, स्विट्जरलैंड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, मोजाम्बिक भी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, बट सिंगापुर नहीं, सॉरी इट्स नॉट सिंगापुर, हांगकांग नहीं है. बिकॉज सी हांगकांग इट इज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ चाइना. मतलब ऐसा नहीं बोलते, ओवरसीज नहीं बोलूँगा, यू कैन सी, जैसे चाइना में ऐसा बोलते उसके, इट इज हांगकांग खुद को बोलता है कि आई एम इंडिपेंडेंट. ओके, पहले वहाँ पे अंग्रेज राज किया करते थे, तब उनका चाइना पे भी रूल था. तो वो जब अंग्रेज गए तो बोले कि तुम इंडिपेंडेंट रहो 50 ईयर के लिए. जब 50 ईयर हो गया तो चाइना बोलता है कि नो, अब आप हमारा पार्ट हो. लेकिन चूंकि वो 50 ईयर ऐसे ही अलग थे, तो वो अभी भी बोलते हैं कि हम लोग अलग रहेंगे. बट चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेज के उनको दबाती है. ओके, तो इसको हांगकांग को लेके चाइना को बोला जाता है टू नेशन वन कंट्री, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ स्लोगन होता है. ओके, तो ये जो है इट्स नॉट अ मेन लैंड ऑफ चाइना. ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ चाइना, इट इज जस्ट लिटिल बिट अवे फ्रॉम द चाइना. ओके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना बट आउट ऑफ चाइना. अंडरस्टूड? कुछ न्यूज़ में कभी कभी आता है, ओके, टू नेशन वन कंट्री काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो ऐसा कुछ अगर आता है तो चाइना, इट इज चाइना इन हांगकांग. नेक्स्ट, अभी बीच में देखिए हंगामा भी हो रहा था काफ़ी, वहाँ पे अदर कंट्री के लोग भग रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वायलेंस वगैरह हो रहा था, क्योंकि जो वहाँ की जो पार्टी है वो बोल रही थी कि हमको इंडिपेंडेंट कर दो. बट चाइनीज गवर्नमेंट दे हैव सेंट देयर आर्मी एंड दे स्टार्टेड सप्रेसिंग दोज हु वाज raising voice towards Chinese government. Fine. So its answer is okay. Speaker of Lok Sabha. Its answer is Speaker of Lok Sabha. He will decide.
Now next, the two highest gallantry award in India are, okay, तो आंसर होगा ए, परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र. इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, जस्ट रिमेंबर इट. Next question is, which of the following Asian languages are United Nation language? Okay, तो इसका आंसर होगा बी, चाइनीज. ओके, इट्स आंसर इज बी, चाइनीज एंड अरबिक. देखिए एक्चुअली मैं कैसे स्लाइड बनाया हूँ, जैसे कि मैं पहले स्लाइड में क्वेश्चन को रखा हूँ, दूसरे स्लाइड में उसी क्वेश्चन को रखा हूँ विद आंसर. ओके, इसको रखने का मेरा पर्पस ये है कि आप खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो. ओके, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले खुद सॉल्व करो और खुद का आंसर लिख लो, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो कि क्या आंसर है. मैच करता है तो अच्छी बात है. एनीवे उसके बाद आपको आंसर पता चल जाता है. अब उसके बाद लास्ट में काउंट करो कितने क्वेश्चन थे, उसमें आपके कितने सही हुए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी होता जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के. और अगर इसके बाद आप इसको करने के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं, चाहे वाजीराम का या विजन का या इनसाइट का, किसी का भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं जिसका भी आपको अच्छा लगता है, तो हर टेस्ट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 20-30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 to 40 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. ओके, fine, let's see, we'll see next question. The word secular denotes, okay, keeping away from all religions, freedom of religion and worship to all citizens, belief in God, practicing different religion. Okay, its answer is B, freedom of religion and worship to all citizens. Okay, so this is the meaning of the word secular. Now next question, a candidate to become a member of Lok Sabha should not be less than. Okay, so आप सोच सकते हो कि it is 21 year, but no, it's B, it is 25 year. Okay, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल का होना चाहिए. You should be at the age of 25. Then you can contest the election of for the Lok Sabha. Now next question is, the President of Union of India has the same constitutional authority as. Okay, so it's answer to be President of US. Okay, if you read the presidency election of President of USA, and if you compare with the, and पॉलिटी में क्या होता है कि कंपेरिजन भी दिया हुआ है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस से या फिर फ्रेंच से या फिर जर्मन से या ब्रिटिश से, उसमें कंपैरिजन में दिया हुआ है. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्चुअली कंपैरिजन. वो आप पहला चैप्टर अगर लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ोगे, पहला या दूसरा चैप्टर, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली विच चैप्टर, यू विल फाइंड द कंपैरिजन. ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल पाएंगी. ओके, और मैंने अगर आप न्यू हो इस एग्ज़ाम के लिए, या इवन आप यूपीपीसीएस देना चाहते हो या कोई भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें एनीवे आप लोगों को पता होगा आजकल एवरीबडी इज बिकम वेरी स्मार्ट. जैसे कि जब से स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, हर कोई, एवरीबडी नोज एवरीथिंग. ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को बताना चाहिए, बट स्टिल इफ समवन डोंट नो द एग्जैक्ट बुक, जैसे कि IAS के प्रिपरेशन के लिए या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है. ओके, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट books for civil services examination. Okay, you please go through that video. It is, I think, 12-minute video. It is for everything. Okay, and you just see that video, and if you are serious candidate, you just buy all those books. Okay, nothing is required apart from that. Okay, अब इवन इसमें फॉर करंट अफेयर के लिए भी मैंने बोला है कि कौन सा फॉलो करना चाहिए. ओके, एंड फॉर obviously the static part also. Okay, and if you have any doubt regarding that books and all those things, you just put comment there, or you can also mail me so that I can help you, or
I will reply you, definitely I will reply you to clear your doubt. Okay, so I will be very happy if you ask me any doubt related to polity or related to anything. Okay, and see, basically I am a mechanical engineer. Okay, so and I am IIT Bombay alumni, so it's not about the what you say civil services part, but I'm very very strong in the mechanical engineering also. Okay, so in my channel, and if you're from engineering background and if you're from mechanical engineering background, okay, so this channel will be very very helpful for for preparing other exams like GATE or engineering services, or if you are a university student also, then it will be very very helpful. Okay, so I'm also simultaneously uploading courses of mechanical engineering also. So in coming 3 4 or 5 month or 6 month, entire mechanical engineering also you will find from this channel. Okay, so even though if you are preparing for civil services, this will be very very helpful, and if you are from engineering background, this will be very very helpful. Don't think like in one channel how this kind of combination is coming. So actually I'm expert of both the things, so I'm doing both the things. Okay, and if you are from engineering background and if you are from mechanical engineering background, so it will be जैसे हिंदी में बोलते हैं, it will be a राम बाड़ kind of thing will be there. Okay, this channel will be for like राम बाड़ kind of thing. Okay, this word is like something कुछ अलग सा लग रहा है, but yeah, राम बाड़ का मतलब कि ये आपके लिए दोनों साइड से फायदा करेगा. Okay, नहीं मैंने बहुत फालतू कुछ बातें बोल दी. ओके, वी हैव टू फोकस ऑन दिस दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट ओके, बीच में बता देने से ये रहता है, कोई चीज़ अगर बात दिमाग में आ जाती है तो बता देना चाहिए. ओके फाइन, सॉरी फॉर दिस, आई थिंक 1 or 2 minutes आई हैव टेकन. एनीवे, लेट्स सी, विल कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आई थिंक इसमें इस साल 1979 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. आई थिंक आई डोंट नो, बट आई थिंक मोर देन 15 क्वेश्चन was there. Okay, let's see. Next question: which of the following is not included in the list of fundamental duties in Constitution? Okay, to safeguard public property and injure violence, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, secularism, to abide by the Constitution and respect its ideals. Its answer is C. It's the secularism. Which of the following is not included in the fundamental duties? Obviously, yeah, fundamental duties. Secularism से कुछ भी लेना देना नहीं होता. Okay, I think it's Article 51A. ओके, जो कि हमारा रसिया से लिया गया है, वो बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर डाला गया था. ओके, यू जस्ट प्लीज चेक इट व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड. आई थिंक जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट या उसके पहले जब भी हुआ था, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था. ओके, आई थिंक या इमरजेंसी के बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था. ओके, उसमें इस चीज़ को डाला गया था. उसमें सेकुलरिज्म was not included in the fundamental duties. Okay, now next question is, which language has been added recently to the 8th schedule of the Indian Constitution? Okay, so Urdu, Sanskrit, Sindhi, Assamese. So its answer is C. देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है 1979 का, ये अभी का रिसेंट का क्वेश्चन नहीं है. ओके, सो उस समय इस सिंधी को ऐड किया गया होगा, तो वो उस टाइम पे क्वेश्चन आया था. ओके, तो अगर मान लेते हैं कि रिसेंट टाइम में कोई और लैंग्वेज को उसमें डाल दिया गया, तो 8th शेड्यूल में डाल दिया गया, तो वो हमारे लिए करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो ये सब चीज़ें भी आप देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई. ओके, तो इट्स आंसर विल बी इट्स बी. ओके, द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, देखिए, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं और राज्यसभा के होते हैं, बट जो प्रेसिडेंट का होता है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी और जो बाकी जो स्टेट होते हैं, बाकी सारे स्टेट हैं, उनके एमएलएज भी पार्ट करते हैं. ओके, बट जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही सिर्फ वोट करते हैं उनको चुनने के लिए. ओके, next question is, the principal language of Nagaland is. ओके, तो
आपको ऐसा लगेगा कि इट्स नागालैंड से, बट इट्स नॉट अ नागा। इसका आंसर है इट्स इंग्लिश। ओके, सो द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट इन कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो आपको पता है ना, स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो जैसे जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकती है। ओके, सो इट इज एक्चुअली एजुकेशन इज द इट कम्स इन कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो आप कई बार देखे होंगे, आप जिस भी स्टेट के होंगे तो आप देखे होंगे कि देखो हमारे जो भारत सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो भी कुछ पॉलिसीज लेके आती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे स्टेट में लगता है। और हम जैसे मान लीजिए यूपी के हैं या फिर किसी भी स्टेट के हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज लेके आती हैं, बजट वगैरह अगर आप देखेंगे, ठीक है, वैसे भी कुछ कुछ आता रहता है, अमेंडमेंट वगैरह, मतलब आई विल नॉट से अमेंडमेंट, या कुछ पॉलिसीज आती रहती है एजुकेशन से। जैसे हमारा एग्रीकल्चर ऑल्सो, वो भी कंकरेंट लिस्ट में आता था। ओके, तो बट यहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन की बात होगी, फाइन। बट देखिए, अगर एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कि सेम सेम कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट ने भी लॉ बनाया है, सेंटर ने भी लॉ बनाया है, तो सेंटर वाला उस पे भारी पड़ेगा, सेंटर वाले को ही माना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडमेंट renumbered as 43rd Amendment Act to ensure right to property, ensure the press freedom, limit the power of government to the proclaim internet emergency, restore the high court and the Supreme Court their jurisdiction, consider the validity of any central and state law. Okay, so answer is D. Okay, so it's renumber 43rd Amendment to restore the High Court and to Supreme Court their jurisdiction to consider the validity of any central state law. Fine? हाँ, 22 मिनट का हो गया ये वीडियो। एनीवे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो इट विल टेक टाइम। ओके, मैंने कुछ 2-3 मिनट फालतू की बातें कर दी थी। एनीवे, व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। ओके, सो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इट्स सी, इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज, मेक रिकमेंडेशन। ओके, तो मनी बिल के केस में राज्यसभा उसको 14 डेज तक होल्ड कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। अगर 14 डेज से ज़्यादा होल्ड कर दिया तो लोकसभा मान लेता है कि भेज दिया तो ठीक है, नहीं भी भेजता है तो वो मान लेगा कि वो वहाँ से पास हो चुका है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है असेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर elected by the provincial assemblies, elected directly by the people, nominated by the government, only representative of the princely states. Answer is A, it is elected by the provincial assemblies. उस समय भी मतलब प्रोविंशियल प्रोविंशियल मतलब कुछ नहीं, स्टेट जैसे अभी हमारे स्टेट उसी तरीके से स्टेट हुआ करते थे, वहाँ पे अलग अलग चुनाव लोकल चुनाव होते थे, लोकल नहीं जैसे हमारे जैसे स्टेट के चुनाव होते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे वो लोग ही मेंबर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द 2 स्टेट नेक्स्ट टू द यूपी हैविंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ओके, तो यूपी में आपको पता 80 है। ओके, उसके बाद सबसे हाईएस्ट किन किन स्टेट में है, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके, तो इसका आंसर इज डी, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो यूपी के बाद मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऐसा है। देखिए, आई थिंक इससे पहले आई डोंट नो, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, जब हमारा आंध्रा और तेलंगाना एक में हुआ करता था, तो मे बी उसका रहता होगा। आप एक बार इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। पर जब तेलंगाना अलग हो गया था, मध्य प्रदेश हो गया सेकंड नंबर पे। ओके, ओके, खत्म हो गया चीज़। तो फाइन, so I hope you like this polity and IR. Okay, please put your comments how many questions you have correctly solved, and those questions you have not solved correctly,
प्लीज मैच द आंसर। ओके, ट्राई टू मेमोराइज। ओके, पॉलिटी, देखिए पॉलिटी में समझने वाली भी चीज़ें होती हैं और रटने वाली भी चीज़ होती है, तो आप रटते भी जाओगे तो भी वो काम आएगा आपको। ओके, सो ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।